नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसबीएस न्यूज के इस मंच पर। दोस्तों, राजनीति में कभी-कभी जब अटैक्स होते हैं, तो वो इतने फियर्स हो जाते हैं कि इंसान सोचता है कि ऐसा अटैक डायरेक्ट फ्रंटल अटैक भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ देखने में आया जब केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के अंदर एक मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास का सबसे फियर्स अटैक किया मोदी के ऊपर। और जो उनकी स्पीच थी, अगर उनको सुनिए तो कई बार तो ऐसा लगता है कि जो सुनने वाले हैं और उसमें अगर भाजपा के लोग हैं तो शायद वो अपने कान भी बंद कर लेंगे। शुरुआत कुछ ऐसे करते हैं, चर्चा का विषय भी यही है। इससे पहले कि मैं कुछ पृष्ठभूमि बनाऊं, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूं। आज हमारे साथ जो तीन विद्वान मौजूद हैं, तीनों ही वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार हैं और अपने अपने फन के माहिर हैं। पैनी नजर रखते हैं राजनीतिक, सामाजिक और अर्थनीति के जो मुद्दे हैं उन पर। गिरीश जोशी जी, डॉक्टर अनिल जैन जी, दिलीप गोयल साहब, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज टाइम के मंच पर। और आज इसी मौके पे सबसे पहले मैं दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज हमने 75,000 सब्सक्राइबर का बेस भी क्रॉस किया है। और ये सब्सक्राइबर बेस आपके विश्वास का, धन्यवाद आप सबका। ये आपका विश्वास है, जो हमारी विश्वसनीयता है। उसके लिए हम हाथ जोड़कर आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। अपने विद्वान दोस्तों का आभार व्यक्त करते हैं जो यहाँ पर आते हैं, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को इतनी ऊंचाइयां प्रदान की। और आज जबकि न्यूज टाइम मीडिया मंच जो है, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों के अंदर भी देखा जाने वाला, जहां हजारों लाखों व्यूज प्रतिदिन आते हैं, तो वो सारे हमारे व्यूअर्स जो देखते तो हैं न्यूज मंच को लाखों में, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी उनसे विनती है कि आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आप इस परिवार का हिस्सा बन सके और हमें आपसे और प्रोत्साहन मिल सके। तो ये मौका है शुक्रिया अदा करने का, आभार व्यक्त करने का, धन्यवाद कहने का कि अगर हम हैं तो उसकी वजह आप हैं दर्शक मित्रों, हम हैं तो उसकी वजह हमारे जो विद्वान पैनलिस्ट आते हैं वो हैं। आप सबके प्रति न्यूज टाइम की ओर से हाथ जोड़कर हमारा। अब आते हैं विषय पर कि केजरीवाल साहब ने कहानी कुछ ऐसी शुरू की कि मेरे पास एक बीजेपी के सीनियर लीडर आते हैं और कहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये अडानी का कुछ नहीं है, सब कुछ मोदी का है, ये इंडस्ट्री भी मोदी की है। और वे कहते हैं कि ये व्यक्ति जो अपनी पत्नी पे मेहरबान नहीं, अपने भाई बहनों पे मेहरबान नहीं, अपनी मां के ऊपर मेहरबान नहीं, किसी दोस्त पर मेहरबान नहीं, तो अडानी पर मेहरबान क्यों? ऐसी कौन सी दोस्ती है? इतनी थू-थू होने के बाद, ये शब्द उसने यूज किए हैं कि इतनी थू-थू होने के बाद अडानी के लिए, तो भी वो अडानी को बचाते हैं। ऐसा क्या है? ऐसा क्या स्वार्थ है जो उसको बचा रहे हैं? बोलते हैं इस स्वार्थ को देखिए, और किस किस को प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है, बैंकों को, एलआईसी को, प्रोविडेंट फंड को भी कहा जा रहा है कि पैसा वहां पे लगाओ। बोलते हैं मामला क्या है? बोलते हैं अडानी सिर्फ फ्रंट मैन है, अडानी सिर्फ फ्रंट मैन है, सारा पैसा मोदी का है, इंडस्ट्री मोदी की है। वो 10 से 15% कमीशन देते हैं अडानी को मैनेजमेंट के लिए कि तुम मैनेज करो मेरी इंडस्ट्री, ये पैसा मेरा है। आगे क्या कहते हैं? बोलता है कि अगर अडानी डूब गया तो मोदी डूब जाएगा। ये फ्रंटल अटैक है। सारे शब्द जो मैं यूज कर रहा हूं केजरीवाल के शब्द हैं, कोट अनकोट में मैं बता रहा हूं आपको। मैं जांच हुई तो मोदी डूबेगा, अडानी नहीं डूबता है। पैसे की जरूरत किसे नहीं होती, लेकिन एक पैसे की लत होती है और पैसे की हवस होती है। ये शब्द उन्होंने यूज किए, ये पैसे की हवस है, यानी कि मोदी की ओर इशारा करके। फिर आगे कहते हैं कि वो रिचेस्ट व्यक्ति बनना चाहते हैं दुनिया के। उनके अंदर जो रिच बनने की उनका लाइफस्टाइल देखो, जो एकदम लग्जरियस विलासिता वाला लाइफस्टाइल है, वो भी कहते हैं। अब आगे कहते हैं कि मोदी जी जब लंका में जाते हैं तो वहां के जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि मोदी जी ने राजपक्षा के ऊपर प्रेशर डाला कि विंड प्रोजेक्ट उनको दे दो। जब ये बांग्लादेश जाते हैं तो गोडा का पावर प्रोजेक्ट का 25 साल के लिए एग्रीमेंट करवा के आते हैं कि वहां पावर जाएगी, और उसको एसईजेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जब ये इजराइल जाते हैं तो डिफेंस के सौदे साइन करते हैं, लेकिन डिफेंस के सारे इक्विपमेंट बनाने का सौदा अडानी को देते हैं। बोलते हैं अडानी को नहीं देते, उनकी खुद की फैक्ट्री है, सिर्फ नाम पर अडानी लिखा हुआ है। बोलता है जब किसी बिना
एक्सपर्टीज के किसी को एयरपोर्ट नहीं देना था, रूल बदला गया, 6 एयरपोर्ट भी उनको दे दिए गए और इंडिया का 25 से 30% ट्रैफिक है वो हैंडल करते हैं आज की डेट में। आगे क्या कहते हैं कि सब कुछ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा रेड करवाते हैं, कृष्णापत्तनम पोर्ट पे रेड करवाते हैं, प्रेशर डालते हैं, या तो जेल में जाओ या अडानी को पोर्ट बेच दो। अडानी को पोर्ट बेच दिया। फिर कहते हैं एसीसी और अंबुजा के ऊपर रेड पड़ती है, सॉल्यूशन देते हैं, या तो अडानी को बेच दो या जेल जाओ। फिर 2020 में जुलाई के अंदर वो जीवी के मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर रेड डालते हैं और कहते हैं या तो जेल चले जाओ या अडानी को एयरपोर्ट बेच दो। बोलते पूरे देश में लोगों के सर पर बंदूक रख के ये सारे के सारे सौदे करवा रहे हैं। फिर कहते हैं कि जितनी कोयले की खदानें थी सरकारों की थी, ले लिए गए थे, लेकिन अडानी को कोयले की खानें दे दी गई। ऑर्डर जारी कर दिया गया कि जितने भी सरकारी एनटीपीसी या बाकी जो इंपोर्टर्स हैं, वो अपना जो कोयला का जो कंजप्शन होता है, वो कंजप्शन के लिए 10% जो है कोयला उनको इंपोर्ट करना है। और वो इंपोर्ट कहां से करेंगे? वो अडानी की खानों से, जो ऑस्ट्रेलिया की और बाकी जगह वहां से इंपोर्ट करेंगे। और फिर कहते हैं कि हमारा जो 2014 के अंदर जो हमारा कर्जा था 55 लाख करोड़ था, अब 155 लाख करोड़ है। अब आपको अगर याद होगा, हमारे दर्शकों को याद होगा, तो 55 और 155 लाख करोड़ की थ्योरी न्यूज टाइम के मंच से निकली थी। मैं आपको बताऊं, ये सारी कैलकुलेशन मैंने करके दी थी और उसके स्क्रीनशॉट्स भी मैंने प्रोवाइड किए थे और बहुत सारे पत्रकार भाइयों को भी प्रोवाइड किए। अब ये थ्योरी सभी जगह है और उसकी अगली थ्योरी भी अभी आई हुई जो मैंने दी है, 155 लाख करोड़ से 185 लाख करोड़ का 31 मार्च का, क्या कहते हैं कि 2024 का। बोलते हैं दिमाग जो है अडानी का है, पैसा मोदी का है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जो कल केजरीवाल का जो फ्रंटल अटैक था, उसे सुनकर देखकर मैं भी हैरान था। इतना फियर्स अटैक कर सकता है फ्रंटल, और मोदी सबसे भ्रष्ट आदमी कि इनको पैसे की हवस है, लत है और ये दुनिया के रिचेस्ट व्यक्ति बनना चाहते हैं, इन्हें किसी चीज से संतुष्टि नहीं है। दोस्तों, यही विषय आज हमारा। मैंने अपने मेहमानों से तारुफ तो करवा दिया और साथ में हमारे एक और मेहमान जुड़ गए हैं, आलोक भदौरिया जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीनियर पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं। पहले अनिल जैन जी, मैं आपके पास ही आ जाता हूं। ये ऐसा अटैक तो कभी ना देखा ना सुना, और बाहर पब्लिक में अटैक नहीं किया, सदन में अटैक किया साहब, ताकि उसको कोई स्यू ना कर सके या कोई उसके ऊपर डेफेमेशन का केस ना डाल सके या कोई एफआईआर ना दर्ज कर सके। ऐसे कुछ कानून है, हालांकि मैं उसके बारे में, मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे इतनी धाराओं का नहीं पता उस बारे में, लेकिन शायद ये एक सुरक्षा कवच है कि वहां पर जो बात करना है। प्रस्ताव कुछ और था और बोले कुछ और है। अनिल जी, आपकी टिप्पणी। दिनेश जी, देखिए, ऐसा है कि मैं दिल्ली में रहता हूं और अरविंद केजरीवाल को अन्ना आंदोलन से पहली बार इसका चेहरा देखने को मिला। और जब ये अरविंद केजरीवाल अन्ना से टकरा गए तो मुझे लगा कि मतलब कितना बेवकूफ आदमी, अन्ना जैसी पर्सनैलिटी से टकरा गया और इसके सब साथी टोपी लगा के घूमने लगे कि मैं हूं अरविंद, पहले मैं हूं अन्ना, टोपी लगा के घूमते थे। लेकिन जिसको कहते हैं कि बहुत ही चालाक, और उसको कुछ लोग बुद्धिमान भी कह सकते हैं, कुछ चतुर कहते हैं। तो आज अन्ना जो है वो 8x8 के कमरे में अपना आराम कर रहे हैं किसी मंदिर में, और ये मुख्यमंत्री हैं पिछले 8-10 साल से। तो जो इनकी जो यूएसपी थी, जो इनका जो यूनिक पॉइंट था, वो ये था कि ये टकराते थे बड़ी से बड़ी ताकत के। जहां मतलब जब ये चुनाव भी लड़े पहली बार, तो सीधा शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री थी उसके खिलाफ नई दिल्ली से लड़े, जहां जो सबसे मजबूत सीट मानी जाती थी दिल्ली में कांग्रेस की। फिर एक समय आपको याद होगा वाराणसी से भी लड़ने चले गए थे ये लोकसभा की सीट। तो ये इसी तरह की रणनीति से ऊपर आए हैं और ये लगातार करते रहे हैं, चाहे अरुण जेटली हो या कोई भी हो, उस पे मतलब इस तरह के सब पे वो करते हैं। लेकिन 2019 के बाद जब मोदी जी लोकसभा जीते और इनकी जो 4 पंजाब में लोकसभा की सीटें थी वो एक ही रह गई मान की, तो जब दिल्ली का चुनाव आया तो ये थोड़ा घबराए हुए थे। तो इनको लगा शायद कि मोदी को अटैक करने में नुकसान हो सकता है। तो इन्होंने
रणनीति बदल ली। एक तो मोदी पे डायरेक्ट अटैक करना बंद कर दिया और एक जिसको कहते हैं सॉफ्ट हिंदुत्व, उसको अपना लिया। और 2020 का जो चुनाव विधानसभा हुआ जिसमें इन्होंने 70 में से 62 सीटें जीती हैं, मैंने बड़ा करीब से देखा वो चुनाव। उसमें ये यहां तक कहते थे कि अगर मोदी जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है तो मैं हट जाता हूं, उनको बना लो, लेकिन मोदी जी तो नहीं आ रहे दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने। तो ये जो बीजेपी है दिल्ली वाली, ये तो आपको अच्छा शासन दे ही नहीं सकती, इसलिए मुझे वोट दो। और हनुमान चालीसा पढ़ के सुना देते थे जी। मेरे को हनुमान चालीसा बिल्कुल कंठस्थ याद है। कैमरे वालों को लेकर के ये हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में है, वहां चले जाते थे कि मैं तो पक्का हिंदू हूँ जी। और अभी भी आपने देखा गुजरात के चुनाव में कि नोटों के ऊपर गणेश जी, लक्ष्मी जी की फोटो लगनी चाहिए। तो ही इज ए मैवरिक, बिल्कुल अलग किस्म के, जिसको कहते हैं कि अनूठे नेता है और तेज तर्रार है। और अब इन्होंने देख लिया है कि सॉफ्टनेस से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह से, जो ईडी ने, मोदी जी ने तो नहीं कहना चाहिए, जो ईडी ने जिस तरह से सत्येंद्र जैन को अपना हिरासत में रखा हुआ है अब तक, उसकी जमानत नहीं होने, सिसोदिया को भी हाँ, तो एक मामले में उनकी जमानत सिसोदिया को होने लगी तो सीबीआई ने कोई दूसरा मामला लगा दिया। तो इनको अब समझ में आ गया कि ये लड़ाई आर पार की, और ये वास्तव में ही दिनेश जी अब लड़ाई जो है ना आर पार की होने जा रही है। और इस तरह का जो, जिसको कहते हैं ना, आपने भी यूज किया कि फियर्स अटैक, तो ऐसा जो भीषण संग्राम है और उसकी अनुभूति मैं जब से राजनीति को करीब से देख रहा हूँ 1977 के बाद, मुझे पहली बार देखने को मिल रहा है। और कल का केजरीवाल का भाषण सुनने के बाद मैं भी काफी देर तक सन्न था कि भाई ये जो अटैक हो गया, क्योंकि मोदी जी का कैरेक्टर भी आप और हम सब जानते हैं कि उनका कैरेक्टर क्या है। वो बर्दाश्त नहीं करते, वो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली एक वो रखते हैं रणनीति। आपने देखा राहुल जी ने जो पार्लियामेंट में जिस तरह का भाषण दिया और अदानी और उनकी फोटो दिखाई, तो वो कहीं ना कहीं उसके परिणाम में आप समझ रहे हैं कि राहुल जी की सदस्यता चली गई। तो अब अगला 6 महीने साल भर में जो राजनीतिक टकराव होने वाला है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल अब तक का पिछले 70-75 साल का सबसे भीषण संग्राम होगा। और मुझे बार बार मैं रामधारी दिनकर जी की मैंने उनकी लिखी हुई एक कविता है, श्री कृष्ण की चेतावनी, उसका एक पैरा है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि वो बार बार मेरे को ना दिमाग में गूंज रहा है। तो वो उसमें लिखते हैं दिनकर साहब कि टकराएंगे नक्षत्र विकर, बरसेगी भू पर अग्नि प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। तो मेरे को लग रहा है कि हम इसको अभी इस घटना को छोटी घटना नहीं मान के चलें, जो कल अरविंद केजरीवाल का जो भाषण हुआ है, बहुत जबरदस्त राजनीतिक टकराव अगले 1 वर्ष में होने जा रहा है। और सारा ही सीमाएं, जिसको कहते हैं ना नो होल्ड्स बार्ड, वो उस हद तक लड़ाई होने जा रही है। और मैं समझता हूं कि हम इतिहास का एक अभूतपूर्व फेस देखने जा रहे हैं। जी दिनेश जी।